A1 जेलर। बचपन में हुए एक रहस्यमयी और भयानक एक्सीडेंट के बाद कमजोर शरीर वाला अबीर अचानक से अपने अंदर असीम ताकत महसूस करने लगा था। उसके अंदर कॉम्बैट स्किल्स अपने आप आ गए थे। बड़ा होने पर उसकी स्ट्रेंथ और पावर की वजह से उसे देश की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जेल का डिप्टी जेलर चुना गया, या जहां अजीबोगरीब, खतरनाक और रहस्यमयी कैदी रहा करते थे। उन्हें काबू में करना सिर्फ अबीर के बस की बात थी, मानो कोई शक्ति अबीर के अंदर रहकर उसकी मदद कर रही थी। पर बचपन में हुए उस एक्सीडेंट के बाद शांत और डरा रहने वाला अबीर का स्वभाव कुछ गलत होते देख भयानक गुस्से में तब्दील हो जाता था, मानो वो अबीर नहीं कोई और है। और उसके बाद उस गुस्से में अबीर से कुछ ऐसा कांड हो जाता जो अबीर कभी न करता। अपने गुस्से पर काबू नहीं पाने के कारण अबीर अपने सभी प्यार करने वाले लोगों को खो देता था, हमेशा हमेशा के लिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर वो करे भी तो करे क्या? ये गुस्सा उसके बस में नहीं था और आज तो वो किसी का भला करने के चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी नौकरी दोनों खो देने वाला था। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। अबीर जल्दी चलो, किलिंग मशीन और उस अमीरजादे में लड़ाई हो गई है। अंधेरे में एक आदमी की हौंफती हुई आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनने के बाद एक लड़के की आलस भरी आवाज आई, तुम संभालो ना उसे, अगर मैं गया तो बात बिगड़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। तभी उस आदमी ने टेंशन से कहा, अरे यार, वो अगर हमसे संभलता तो तुझे क्यों बुलाते? वो किलिंग मशीन उस अमीरजादे को छोड़ेगा नहीं। उसकी हरकतों से तो लग रहा है कि उसे मार ही डालेगा। इस बात को सुनते ही अंधेरे में एक साया प्रकट हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। पाताल जेल। काला पानी का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन नरक का द्वार कही जाने वाली इस जेल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। जैसा इस जेल का नाम था वैसी ही ये जगह भी थी। भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक बहुत ही छोटा सा गुमनाम आइलैंड था, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था। पूरा आइलैंड जंगलों और खूंखार जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। इस जेल को यहाँ बनाने के पीछे भी बहुत ही गहरा कारण था, और वो था यहाँ के कैदी। इन कैदियों को रखने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। पहली बात तो इस जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई भी कैदी सपने में भी यहाँ से भागने का नहीं सोच सकता था। हर एक खूंखार कैदी की निगरानी के लिए स्पेशल सर्विलांस कैमरे और एक ट्रैकर की व्यवस्था की गई थी। ये ट्रैकर इन कैदियों को जेल में लाते वक्त ही उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते थे। इसके अलावा हर कदम पर एक गार्ड और सीसीटीवी भी लगाए गए थे। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो सबसे पहले तो वो जंगली जानवरों का निवाला बन जाता, और अगर फिर भी वो किसी तरह इन जंगली जानवरों के चंगुल से बचकर भाग जाता तो समुद्र के अंदर लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में फैली हुई लेजर बीम के साथ हाई पावर की इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग उन्हें यहाँ से भागने नहीं देती। इतनी टाइट सिक्योरिटी किसी आम कैदी के लिए तो हो नहीं सकती थी। यहाँ पर रखे जाने वाले कैदी बहुत ही ज्यादा खास किस्म के थे। अभी जिस किलिंग मशीन की बात हो रही थी, ये उसका असली नाम नहीं था। उसका असली नाम तो शायद दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन ऐसा नाम उसे उसके खास चाहने वालों ने दिया था। ये 8 फुट का आदमी बिल्कुल राक्षस था। इस अकेले आदमी ने एक बार यूएस की पूरी इंटेलिजेंस को चकमा देकर यूएस प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया था, और वो भी दिन दहाड़े। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इंडियन इंटेलिजेंस ने इसे बड़ी ही मुश्किलों से पकड़ा था। दूसरा नंबर था उस आदमी का जिसे कुछ देर पहले आमिरजादे के नाम से पुकार रहे थे। ये आदमी पड़ोसी देश का खुफिया जासूस था, जिसने भारत में आकर यहाँ की नागरिकता हासिल कर ली थी और फिर भारत की ही जड़ें खोखली करने में लग गया। इसके पास पैसे की कमी नहीं थी। इस पैसे का इस्तेमाल ये आतंकवादी हमले, ड्रग्स, आर्म्स डीलिंग और भी न जाने ऐसे ही कितने कामों के लिए करता था। ये तो बस 2 लोगों की तारीफ थी, आगे के लोगों की तारीफ तो बाकी थी। इनके अलावा भी बहुत सारे खूंखार कैदी, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स, साइकोपैथ, सैडिस्ट यहाँ पर बंद किए गए थे। यानी ऐसे सभी लोग जो भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकते थे, उन्हें चुन चुनकर इस जगह इकट्ठा किया गया था। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। जेल की कैंटीन में एक 8 फुट का लंबा चौड़ा राक्षस जैसा आदमी एक मरियल से दिखने वाले आदमी को उठाकर फेंक रहा था। पूरी कैंटीन की टेबल्स इधर उधर गिरी हुई थी। पूरे फर्श पर खाना बिखरा हुआ था। मरियल से दिखने वाले आदमी के होठों के पास से बुरी तरह से खून बह रहा था।
बाकी के कैदी दीवार के सहारे कुर्सी लगाकर इस लड़ाई का आनंद ले रहे थे और किलिंग मशीन को और ज्यादा उकसा रहे थे। किलिंग मशीन, मार डालो इसे, उद्धरण चिन्ह, मार डालो, मार डालो, इसे तो मरना ही चाहिए। किलिंग मशीन के कुछ साथी इसी तरह के नारे लगा रहे थे। बाकी कैदी इस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। उसी वक्त एक 6 फुट का लंबा चौड़ा लड़का जिसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लू पैंट पहनी हुई थी, वो वहां पहुंच गया। उसने घूरकर सभी कैदियों की तरफ देखा तो बहुत से कैदी चुपके से उस जगह से गायब हो गए। लेकिन अभी भी कुछ कैदी ऐसे थे जो ढीठ की तरह इस लड़ाई को देख रहे थे। इसी वक्त इस आने वाले लड़के ने कहा, मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि इस जगह को अखाड़ा मत बनाया करो। उद्धरण चिन्ह। इस लड़के की सख्त आवाज सुनने के बाद भी लड़ाई में कोई असर नहीं पड़ा। लड़के को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने अपने आप को शांत करवाने की कोशिश करते हुए कहा, शांत अबीर, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। अबीर ने अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की और तेजी से आगे बढ़कर किलिंग मशीन के हाथ से अमीरजादे को छुड़ा लिया। अमीरजादे की आंख नीली हो गई थी और दूसरी आंख देखकर लग रहा था कि काफी पहले ही फूट चुकी थी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जहां से खून नहीं बह रहा हो। किलिंग मशीन ने जैसे ही अपने शिकार को अपने हाथ से निकलता देखा तो उसने अबीर की तरफ घूरकर देखते हुए कहा, ऐ लड़के, तुझे बीच में आने के लिए किसने कहा? जान की सलामती चाहता है तो इसे मेरे हवाले कर दे। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और उसने फिर से एक और मुक्का अमीरजादे के मुंह पर जड़ दिया। अमीरजादे के कुछ दांत बाहर निकल कर गिरे और खून का फव्वारा छूटा। ये सारा खून अबीर के ऊपर आकर गिरा था। अबीर, जो इतनी देर से अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, उसका गुस्सा एकाएक भड़क उठा। जैसे ही अबीर को गुस्सा आया, उसकी आंखों में हरी रोशनी दिखाई देने लगी। उसके कान अजीब तरीके से मूवमेंट करने लगे। उसके चेहरे पर अजीब से निशान बिगड़ने लगे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीते ने अपने शिकार को लॉक कर लिया था। इसी वक्त किलिंग मशीन ने फिर से अमीरजादे को एक और पंच मारने के लिए अपना मुक्का आगे बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि वो मुक्का अमीरजादे को लग पाता, अबीर ने किलिंग मशीन का हाथ पकड़ लिया। सभी लोग इस सीन को देखकर बुरी तरह से घबरा गए। अबीर ने मुक्के को पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। किलिंग मशीन के एक हाथ की सारी हड्डियों के कड़कने की आवाजें पूरी कैंटीन में सुनाई देने लगी। बाकी कैदी जो वहां पर खड़े थे, जिन्हें अब तक अबीर से कोई भी डर नहीं लग रहा था, अचानक से हड्डियों के कड़कने की आवाज सुनकर वो भी वहां से गायब हो गए। किलिंग मशीन के चेहरे पर असमंजस और नासमझी के एक्सप्रेशन थे। जब तक उसका दिमाग ठीक से काम कर पाता या वो समझ पाता कि उसके हाथ की हड्डियों को कितनी चोट लगी थी, तब तक उसके पूरे हाथ की हड्डियों का चूरा बन चुका था। ये देखकर किलिंग मशीन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने अमीरजादे को छोड़कर अपने दूसरे हाथ से अबीर की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा दिया। किलिंग मशीन की हाइट ज्यादा होने की वजह से वो बड़ी आसानी से अबीर को हवा में टांगे हुए था। तभी अबीर ने एक मुक्का उसके सीने में मार दिया। मुक्का ठीक उसी जगह जाकर लगा जहां पर किसी भी इंसान का दिल होता है। उसी वक्त अचानक से हड्डियों के टूटने की आवाज आए और एक धमाके के साथ खून की बूंदें चारों तरफ बिखर गई। जैसे ही अबीर ने अपना हाथ पीछे लिया, हाथ के साथ साथ किलिंग मशीन का दिल भी उसके सीने से बाहर आकर गिरा और धड़कने लगा। ये सब बहुत भयानक और दिल दहला देने वाला था। किलिंग मशीन के हाथ से अबीर छूट गया और किलिंग मशीन जमीन पर जाकर गिरा। अबीर को दूसरा मुक्का मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। इस एक मुक्के ने किलिंग मशीन की पसलियां को तोड़ डाला था और सीधे जाकर किलिंग मशीन के दिल पर लगा था। मुक्का लगने की वजह से दिल चित्तों में फट गया और पूरा खून अबीर के ऊपर आ गया। अबीर का दिमाग गुस्से की वजह से बहुत गर्म था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर खून के छींटे गिरे, अबीर को अचानक एहसास हुआ कि उसके हाथ से क्या हो गया था। अबीर धम्म से नीचे जमीन पर बैठ गया। इधर अमीरजादे इस हरकत से बुरी तरह से घबरा गया था। वो कैंटीन की एक उल्टी पड़ी टेबल के कोने में नीचे छुपकर बैठ गया। अबीर ने अपने हाथों को देखा और फिर किलिंग मशीन के चित्ते पड़े हुए दिल को देखा, जो अभी भी रह रह कर धक रहा था। अबीर को इस बात का इतना ज्यादा गिल्ट हुआ कि उसने अपना हाथ जमीन पर जोर से मार दिया। हाथ मारते ही जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। अबीर ने अपने हाथों को देखते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया अबीर? तुम्हारे हाथों ने एक और जान ले ली। और स्टा और स्टा और स्टा और स्टा और स्टा और स्टा और स्टा। किलिंग मशीन की जान जाने का गिल्ट अभी कम ही नहीं हुआ था कि एक लड़की
जिसने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, इस अफरा तफरी की खबर सुनते ही तुरंत वहां पहुंच गई। उसने वहां बैठे हुए अबीर, मरे पड़े किलिंग मशीन और उसके चिथड़े पड़े दिल को देखा तो वो पूरी सिचुएशन एक पल में समझ गई। उसने गुस्से से अबीर को डांटते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गुस्से में तुम बिल्कुल जानवर बन जाते हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसी ऐसे आदमी से प्यार कैसे कर सकती हूँ जो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। अबीर, जो पहले से ही बहुत ज्यादा गिल्ट में था, उसने अपनी दुख और पछतावे से भरी हुई आंखों को उठाकर लड़की की तरफ देखा। ये लड़की इस जेल की जेल थी और अबीर की गर्लफ्रेंड भी। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अबीर की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी अभी उसने जो किया था वो पछतावे से मिट नहीं सकता था। तभी लड़की ने तुरंत ही अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और अबीर के ऊपर फेंकते हुए बोली, अबीर, मैं तुम्हारे जैसे जानवर के साथ अब और नहीं रह सकती। हर बार मैं तुम्हारे इस गुस्से को नहीं सह सकती। क्या पता कल को तुम्हें गुस्सा आए और तुम यही हालत मेरी कर दो, या फिर हमारे बच्चों ने कभी कोई शैतानी कर दी तो तुम तो उनके साथ भी यही करोगे। लड़की की बातें सुनकर अबीर का कलेजा कटकर रह गया। उसके हाथों से इतनी बड़ी गलती हुई थी कि वो खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या और कैसे कहे। लड़की ने पीछे पलट कर देखा तो जेल का सिक्योरिटी स्टाफ वहां मौजूद था। लड़की ने सभी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी के अभी इस सारी गंदगी को साफ करो। इतना कहते हुए वो अबीर की तरफ पलटी और कहा, इसे भी यहाँ से बाहर फेंक देना। आज के बाद ये हमारी जेल का डिप्टी जेलर नहीं है। आइंदा कभी ये इस जेल के आसपास भी दिखाई दे तो इसे भी किसी एक बैरक में बंद कर देना। इतना कहते हुए वो लड़की तेज कदमों से वहां से गायब हो गई। अबीर अभी भी हताश, दुखी सा वहां पर बैठा था। सिक्योरिटी स्टाफ ने अबीर से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और वो चुपचाप किलिंग मशीन की बॉडी को उठाने लगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह ये देखकर अबीर ने अपने आप से कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं, वो भी बिना किसी वजह किसी की जान नहीं लेते, और तुमने गुस्से में आकर एक इंसान की जान ले ली। तुम तो जानवर से भी बदतर हो गए हो। इस वक्त अबीर के दिल ने कहा, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो ये सब नहीं होता। एक टू एनकाउंटर किलिंग मशीन की बॉडी को देखकर अबीर के दिल ने कहा, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है। अगर उस दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो शायद ये सब नहीं हुआ होता। अबीर का दिल और दिमाग कश्मकश में थे और इसी कश्मकश में उसे पता ही नहीं चला कि कब वो मशीन की तरह उठा और अपने रूम में आबिर वहां से जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसे अपने कपड़ों के बीच एक डायरी मिली। ये डायरी उसके पापा ने उसे बड़े प्यार से अपने पास रखने के लिए दी थी। अबीर ने एक नज़र उस डायरी की तरफ देखा और फिर उस डायरी को अपनी जैकेट की जेब में रख लिया और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा। सारा सामान पैक करने के बाद अबीर ने देखा कि उसके निकलने में अभी भी 4 घंटे का वक्त बाकी था। अबीर ने इन 4 घंटे में उस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी में उसके पापा ने अबीर के बचपन से लेकर जिस दिन उस डायरी को अबीर को दिया था उस दिन तक की सारी बातें विस्तार से लिखी हुई थी। लेकिन कुछ पन्ने ऐसे थे जिन्हें स्टेपलर करके आपस में डायरी के कवर के साथ जोड़ दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उन पन्नों को इस तरह से रखा गया था। अबीर ने नासमझी से उन पन्नों का देखा और फिर बहुत ही सावधानी से स्टेपलर की पिन निकाली। पन्ने खोलने के बाद जैसे ही अबीर ने पहला पन्ना पढ़ा उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये पहला पन्ना वो था जब अबीर का एक्सीडेंट हुआ था और उसके पापा ने एक्सीडेंट से जुड़ी हुई सारी बातें लिखी थी। इस पन्ने पर अबीर के पापा की आंसुओं की बूंदों के निशान भी थे। उन्होंने लिखा था, आज एक लापरवाही की वजह से मेरे अबीर की इतनी बुरी हालत है कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। डॉक्टर कुछ बताने को तैयार नहीं है। मेरा दिल अनजानी आशंका से भरा हुआ है। मुझे इस बात का डर है कि कहीं डॉक्टर आकर ये ना कह दे कि उद्धरण चिन्ह। इसके आगे कुछ नहीं लिखा था, बस आंसुओं की बूंदों के निशान पड़े हुए थे। अबीर बिना कहे भी समझ गया था कि उस वक्त उसके पापा की हालत क्या होगी। अबीर ने कांपते हाथों से एक और पन्ना आगे बढ़ाया। आज मुझे एक बहुत ही खतरनाक बात पता चली है। मुझे नहीं पता कि ये बात मुझे डायरी में लिखनी चाहिए या नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन ये पता चलने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। काफी वक्त से मैं अबीर के बिहेवियर में आए हुए चेंज की वजह से बहुत टेंशन में था।
लेकिन आज मुझे उसके इस बर्ताव के पीछे का असली कारण पता चला है। इसके पीछे भी वही एक्सीडेंट है। जिस दिन अबीर का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन अबीर के ऊपर एक अजीब सा केमिकल गिरा था। उस केमिकल के गिरने के बाद ही अबीर में इतने ज्यादा बदलाव आए। कोई भी अबीर के अंदर आए हुए बदलावों के पीछे का कारण समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि ये सब कुछ उस केमिकल की वजह से हुआ है। इससे आगे अबीर कुछ पढ़ पाता, उसे दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। अबीर ने जल्दी से डायरी बंद की और अपनी जैकेट में रख ली। फिर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे चला गया। जैसे ही अबीर ने दरवाज़ा खोला, गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने एक चिट्ठी अबीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये चिट्ठी जेलर मैडम ने भेजी है, तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है। अबीर ने चिट्ठी ली और वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत ही वहां से चला गया और अबीर ने उस चिट्ठी को एक तरफ फेंक दिया। तभी अचानक अबीर को उसके पापा की डायरी के कवर से कागज का एक कोना निकलता दिखाई दिया। अबीर ने नासमझी से उस कागज के टुकड़े को खींचा तो वो एक एनवल्प था। उसने एनवल्प को उलट पलट कर देखा और फिर उसे खोला तो उसमें से एक लेटर निकला। अबीर ने जल्दी से लेटर खोला। उसके अंदर लिखा था, अबीर, मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे होगे कि पापा ने इस तरह ये लेटर क्यों लिखा। बात यह है कि मैं ये सब तुम्हारे सामने बोलने में हिचकिचा रहा था, इसलिए मैंने चिट्ठी लिख दी। मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारे बचपन में ही अपने सबसे खास दोस्त गिरीश की बेटी कशिश के साथ तय कर दी थी। जैसे ही ये चिट्ठी मिले, तुम गिरीश से बात करके उसके पास पहुंच जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये बात तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मुझे समझोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये गिरीश का नंबर है, तुम उससे बात कर लेना और जितना जल्दी हो सके तुम कशिश से शादी कर लेना। अबीर ने चिट्ठी बंद करके अपनी जेब में रखी और फिर एक गहरी सांस लेकर ऊपर की तरफ देखा। छत को देखते हुए अचानक से अबीर के दिल में ख्याल आया, पापा ने डायरी में लिखा था कि मेरी ये हालत किसी केमिकल के गिरने की वजह से हुई है। अगर वो केमिकल मुझे मिल जाए तो शायद मुझे अपने आप को ठीक करने का रास्ता भी मिल सकता है। उद्धरण चिन्ह। तभी उसके दिमाग ने कहा, लेकिन वो केमिकल तुम ढूंढोगे कहाँ? अबीर ने इस बारे में एक बार सोचा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, मेरा एक्सीडेंट भी मुंबई में ही हुआ था, शायद वहां जाकर ही कोई क्लू मिल जाए। हम शादी जाए भाड़ में, पहले केमिकल ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बिना मेरी जिंदगी कभी भी रास्ते पर नहीं आ सकती। और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। अनजान लोकेशन। एक अंधेरी जगह पर बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई थी। उन सभी स्क्रीन्स पर एयरपोर्ट की लाइव फुटेज चल रही थी। तभी उस फुटेज पर एक लड़का नजर आया जो बिल्कुल अबीर की तरह दिख रहा था। उसे देखते ही एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, बॉस वो वापस आ गया है। अब हम उससे अपनी सारी पावर छीन सकते हैं जो हमने अपने लिए बनाई थी। इस आवाज के आते ही एक लंबी चौड़ी सी परछाई उन स्क्रीन्स के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, सारे आदमियों को तुरंत ही एयरपोर्ट पहुंचने के लिए बोलो। कोशिश करना कि वो पूरे समय उस पर नजर रखे रहे और जैसे ही वो अकेला मिले उसे उठा लेना। ध्यान रखना इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये आवाज नॉर्मल आवाज जैसी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी आई टूल को इस्तेमाल करके ये आवाज निकाली गई थी। आवाज को सुनकर कोई नहीं बता सकता था कि बोलने वाला इंसान कोई आदमी था या फिर औरत। उसके शरीर की बनावट से भी इस बात का पता नहीं चल रहा था। उस आवाज के बाद ही भारी भरकम आवाज वाले आदमी ने एक कॉल लगाकर अपने सभी आदमियों को इंस्ट्रक्शंस दिए, जल्द से जल्द सभी एयरपोर्ट पर पहुंचो। लड़के की फोटो तुम्हें मिल चुकी है, उस लड़के पर नजर रखना और मौका मिलते ही उसे अपने खुफिया अड्डे पर लेकर आ जाना। किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझ गए? और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार और स्टार। इधर अबीर इन सब बातों से अनजान अपना सामान उठाकर मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने सारे सिक्योरिटी चेक पास किए और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा। पूरे वक्त अबीर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वो इस सोच में डूबा था कि उसके पापा ने आखिर उसे इस तरह से लेटर लिखकर कशिश से शादी करने के बारे में क्यों बताया। अबीर अब तक अपने पापा की इस बात के पीछे का मतलब समझ नहीं पाया था। वो सोच में डूबा हुआ था, इसीलिए उसे अब तक आसपास की हलचल के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। वरना अबीर बहुत ज्यादा चौकन्ना आदमी था। लेकिन फिर जल्द ही अबीर समझ गया कि उसके चारों तरफ कुछ शरीफ से दिखने वाले आदमी बिखरे हुए थे। उन सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी।
कोई भी नॉर्मल आदमी ये देखकर बता नहीं सकता था कि उस पर नजर रखी गई थी, लेकिन अबीर जैसा चौकन्ने दिमाग वाला आदमी इस बात को मिस कर दे, ये होना इम्पॉसिबल था। अबीर तेजी से एयरपोर्ट के गेट के बाहर निकल गया। उसने अपने मोबाइल से एक कैब बुक की और वही वेटिंग एरिया में बैठकर कैब के आने का इंतजार करने लगा। अबीर पर नजर रखे हुए सारे आदमी चारों तरफ से उस पर नजर रखे हुए थे। अचानक से अबीर की नजर एक लड़की पर गई। उसे देखते ही अबीर एक पल के लिए ठिठक गया। उसने अपनी आईब्रो चढ़ाकर सामने की तरफ देखा। सामने से ब्लैक कैजुअल टॉप के साथ ब्लैक कलर की जीन्स पहने हुए एक लड़की चलती हुई आ रही थी। उसका एटीट्यूड बहुत ही शानदार था। उसे देखते ही एक पल के लिए अबीर की नजरें उस पर टिक गई। बीर एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया था। यामी, ये वही लड़की थी जिसने जेल में अबीर के साथ ब्रेकअप किया था। इस वक्त यामी ने अपनी जेलर वाली यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, फिर भी वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग और पावरफुल लग रही थी। अबीर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अचानक से यामी की नज़र अबीर पर पड़ी। अबीर को अपने सामने देखकर यामी हैरान रह गई थी, लेकिन यामी ने इस वक्त एक भी शब्द नहीं कहा और बस अपना सिर घुमा लिया। तभी अबीर को एक कड़क आवाज़ सुनाई दी, क्या आदमी हो तुम? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ना? तुम यहाँ भी मैडम का पीछा करते करते आ गए। मैडम ने तुम्हें कहा था ना कि वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही है, तो फिर तुम यहाँ इस वक्त मुंबई में क्या कर रहे हो? इस आवाज़ को सुनते ही अबीर ने नासमझी से पलट कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, लिली। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लिली यामी की असिस्टेंट थी। लिली के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अबीर तो ये सुनकर एक पल के लिए शॉक्ड रह गया था, लेकिन फिर उसने लिली को इग्नोर किया और फिर से अपनी सीट पर बैठ गया और मैगजीन पढ़ने लगा। अबीर ने दोबारा से उन दोनों की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। जब यामी ने देखा कि अबीर ने उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, तो यामी एक पल के लिए सरप्राइज्ड हो गई। यामी ने बड़बड़ाते हुए कहा, किस किस्म का आदमी है ये? मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चला आया। वैसे तो इसे देखकर लगता नहीं है कि ये ऐसा कुछ कर सकता होगा, पर क्या ये सब कुछ मेरी इंसल्ट करने के लिए कर रहा है? कहीं ये मुझसे बदला लेने के लिए तो ये सब नहीं कर रहा। यामी अबीर के बारे में सोच ही रही थी कि 3 आदमी तेजी से यामी की तरफ पहुंच गए। एकदम से तीनों लोगों ने यामी को घेर लिया और उसके सिर पर रिवाल्वर तान दी। एक आदमी ने यामी को धमकाते हुए कहा, ए जेल, तुमने हमारे बॉस को अरेस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए अब इस सब का हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। अचानक हुई इस आवाज़ से एयरपोर्ट पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए। तभी पीछे से एक आदमी की घबराहट भरी आवाज़ सुनाई दी, ये लोग रिवाल्वर लेकर एयरपोर्ट के अंदर कैसे आ गए? अबीर ने भी उन लोगों की तरफ एक नज़र डाली और फिर से अपनी नज़र मैगजीन पर टिका दी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ जो भी कुछ हो रहा था वो अबीर को दिखाई ही नहीं दे रहा था। इधर यामी की असिस्टेंट लिली का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। वो हैरान रह गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उस गैंगस्टर के आदमी इतने ज़्यादा ताकतवर होंगे कि वो लोग फ्लाइट तक भी पहुंच जाएंगे। लिली ने घबराकर अपना सिर घुमाया और अबीर की तरफ देखने लगी। अबीर उस वक्त जिस जगह बैठा था वो जगह ब्लाइंड स्पॉट थी। इस जगह को वो तीनों आदमी देख नहीं पा रहे थे। अगर इस वक्त अबीर यामी को बचाने की कोशिश करता तो आराम से बचा सकता था। उसके पास इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी स्पेस और पूरा मौका था, लेकिन अबीर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी मैगजीन पर नज़र गड़ाए बैठा था। शायद वो देखना चाहता था कि ये तीनों आदमी क्या करने वाले थे। वो इस तरह से मैगजीन को देख रहा था जैसे वो मैगजीन बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। उसमें ऐसा कुछ था जिसे वो अभी छोड़ना नहीं चाहता था। अबीर को ऐसे देखकर लिली को मन ही मन बहुत ही ज़्यादा चिढ़ महसूस हुई। लिली ने बड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा ही हुआ कि मैडम ने इस जैसे आदमी को छोड़ दिया, किसी काम का नहीं है ये आदमी। लिली इस वक्त अबीर से बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी। उसे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी। लिली ने पलटकर यामी की तरफ देखा। यामी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो इन 3 लंबे चौड़े गुंडों